ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करने से पहले देखेंगे आगरा शहर की सुर्खियां। एसएसपी के निर्देश पर चल रहे धरपकड़ अभियान ने दिखाया असर। पुलिस की सतर्कता से थाना सदर क्षेत्र में हाथ आए 2 हिस्ट्री शीटर। डॉक्टर कलाम के निधन पर नम हो गई लाखों शहरवासियों की आंखें। शासन, प्रशासन व आम शहरियों ने दी श्रद्धांजलि, नहीं भूलेंगे योगदान। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री करीम मसीमोव ने किया ताजमहल का दीदार। संगमरमरी इमारत को बताया आलीशान। सुरक्षा इंतजामों से दूसरे सैलानी हुए परेशान। और शहरवासियों के निशाने पर आई टोरन पावर के खिलाफ नहीं थम रहा है रोष। वजीपुरा क्षेत्र में मनमानी से कर रहे खुदाई, नियम कायदों का भी नहीं है होश। और अब खबरें विस्तार से। जिले में बढ़ती आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में थाना सदर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब हत्या सहित कई संगीन मामलों में वांछित चल रहे 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने प्रतापपुरा से घेराबंदी कर दबोच लिया। आगरा ने घेराबंदी कर ऐसे शातिर बदमाश को पकड़ा जिसके ऊपर आगरा से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल आगरा के थाना सदर इलाके के सोहल्ला के रहने वाले बंटी यादव पर आगरा से कई हत्या के मुकदमे दर्ज हैं और बंटी यादव लगातार पुलिस की गिरफ्त से दूर था। लेकिन पुलिस को सूचना मिली कि बंटी यादव कार द्वारा अपने साथियों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। उसी को लेकर डिप्टी एसपी सदर ने पुलिस फोर्स के साथ सदर इलाके के प्रतापपुरा पर घेराबंदी कर ली और एक UP 701462 नंबर की कार को पकड़ा जिसमें से लोग कूद कर भागने लगे। पुलिस ने भागे गए लोगों में से 2 लोगों को बल का प्रयोग कर दबोच लिया जिसमें एक बंटी यादव और दूसरा बंटी का साथी था। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी हुई है। मथुरा के परखम में कल अपहरण कर 13 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में गुस्साए लोगों ने मंगलवार को आरोपी की पीट कर हत्या कर दी और उसके साथी को भी पीट कर अधमरा कर दिया, जिसे पुलिस ने बामुश्किल भीड़ से मुक्त करा आगरा के SN अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। दरअसल मथुरा के परे इलाके के गांव परखम में देर रात एक 13 साल की मासूम बच्ची गायब हो गई थी, जिसका आज सुबह गांव से बाहर शव मिला। बच्ची का शव देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्या दुराचार के बाद हुई थी। गांव वालों ने अपने स्तर से पता लगाया तो पता चला कि देर रात तक बच्ची गांव के ही श्याम और सोनू के साथ देखी गई। बस फिर क्या, गुस्साए लोगों ने श्याम को पकड़ पीट कर मौत के घाट उतार दिया और उसके साथ ही सोनू को पीट कर अधमरा कर दिया, जिसे बामुश्किल पुलिस ने आक्रोशित भीड़ से बचा इलाज के लिए आगरा के SN अस्पताल में भेज दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दुराचारी श्याम के शव को कब्जे में ले आगरा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुझे गांव वाले लाए घर से लेवा के स्टेशन पे आके पूछा गजी कर रहे कि पैसे किसने दिए। मैंने भैया 3 रुपए मांग रही थी कि भैया पैसे दे दो मेरी ब्याज दो, तो मैंने 3 रुपए दे दिए थे। 3 रुपए लेके वो ललुआ के पास पहुंच गई। इसी के पास बैठी रही हूँ। किसके पास? इसी के श्याम के। बाबूजी ने मुझको बुला लिया, सोनू यहाँ रजिस्टर साफ कर दे। मैंने रजिस्टर साफ करे, कहने लगे कि बैठ जा यहीं पे। मैं बैठा रहा, फिर मुझको नहीं मालूम कि जे कहाँ गया और लड़की कहाँ गई, मुझको कुछ नहीं मालूम। किसने किया था ये तो इसी को मालूम होगी, इसी के पास थी लड़की इसी के पास। हाँ। तो क्या और श्याम को मारा किसने? गांव वाले ने मार दिया उसे। लड़की क्या है? लड़की भी मर गई? लड़की बता रहे कि मरी मिली है। आपने कहीं ना कहीं बड़े अफसरों या वर्दी वालों को अपनी दबंगई करते देखा होगा, जो अपने ओहदे के रासुक से जबरन कोई काम कराने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मंगलवार को ताजमहल परिसर के प्रवेश द्वार पर, जहां आर्मी का जवान अपने साथियों का ताजमहल में जबरन प्रवेश करा रहा था, जिसे ASI विभाग ने रोकने की कोशिश की, जिसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद रफा दफा किया गया। अपने पद और अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हुए आपने कई अफसरान, अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को तो देखा ही होगा, जो अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठा नियमों को ताक पर रख अपनी मनमानी करते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मंगलवार को ताजमहल के प्रवेश गेट पर, जहां एक आर्मी का जवान अपने साथ 50 लोगों की भीड़ लेकर आया और ताजमहल के प्रवेश द्वार पर उनकी एंट्री कराने लगा।
जब एएसआई के कर्मचारियों ने प्रवेश कर रहे लोगों से टिकट मांगी तो फौज के जवान ने उसे 30 टिकट देकर 50 लोगों की एंट्री जबरन कराने का कहा। एएसआई के कर्मचारी के मना करने पर आर्मी का जवान ताजमहल परिसर में लगे एक कर्मचारी को अपनी वर्दी का रौब दिखाने लगा, जिस पर एएसआई कर्मचारी ने तत्परता दिखाते हुए परिसर में तैनात सीआईएसएफ के जवानों को बुला लिया, जिनसे आर्मी के जवानों से थोड़ी बहुत नोक-झोंक भी हुई। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद इस मामले को शांत करा दिया गया। वहीं जवान को टिकट लेकर बाद में प्रवेश करने को कहा गया, जिस पर आर्मी का जवान वापस लौट गया। कितनी टिकटें लेके आए थे? तो क्या अपने आधिकारिक ओहदे का फायदा उठाना चाह रहे थे? हाँ, अपना ताकत वाली बात थी। मतलब आर्मी का कोई जवान था, वो अपने ओहदे का फायदा उठा के अपने मिलने वालों को बता दो। हाँ, वही ताकत वाली बात है। मतलब अंदर करने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ फिर उसके बाद? सीआईएसएफ ने रोका और आप लोगों ने जाने रोक दिया। सीआईएसएफ ने मिल करके अंदर नहीं जाने दिया। कितने लोग हैं करीब उनके? महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर सरकारी विभागों में भी फैला गम का माहौल, जिसके शोक में तिरंगा भी झुका रहा। यहाँ बता दें कि देश में उनके योगदान को देखते हुए 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर कलाम के निधन को लेकर सरकारी महकमों में दिन भर उदासी का माहौल नजर आया। देश के महान व्यक्तित्व और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मौत से हर तरफ निराशा सी फैल गई है। ताजनगरी के लोग जिससे बेहद गमज़दा हैं। प्रशासन और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने जिन्हें 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला प्रशासन ने मिसाइल मैन के निधन पर घोषित राष्ट्रीय शोक के चलते नियमानुसार तिरंगे को भी झुका दिया। राष्ट्रपति जी कलाम साहब हमारे देश के धरोहर थे। मैं समझता हूँ कि वो हमेशा राष्ट्रपति के तौर पे, भारत रत्न के तौर पे, और सबसे बड़ी बात वो एक अच्छे इंसान के तौर पे लोगों के जहन में रहेंगे, लोगों के यादों में बने रहेंगे। और हम सभी लोग हम सभी सदा समय अर्पित करते हैं। जबकि हर खासवाम में भी उनकी मृत्यु का शोक देखने को मिला, जिन्होंने देश के लिए उनके योगदान को याद करते हुए डॉक्टर कलाम की शख्सियत को हमेशा याद रखने की बात कही। हमारे देश ने एक भारत रत्न को खोया है, एक व्यक्तित्व को खोया है, एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसने अपने जीवन काल में वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक आदर्श व्यक्तित्व का परिचय भी दिया। ऐसे व्यक्तित्व को भारत आज खो गया है। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम ये परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे। देश के बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति का हाथ हमारे देश पर से हट गया है। उसके लिए वास्तव में भारी क्षति हुई है और इसके लिए बड़ा ही दुख है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसकी शोक व्यक्त किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ भी तहसील परिसर में मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दे। भारत के मिसाइल में जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी और भारत को नई ऊंचाइयों विश्व में एक स्थान दिलाया, वो हमारे बीच अचानक चले गए। सारा देश शोक संतप्त है और श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ दस्तावेज तहसील वाले एसोसिएशन सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, उनको संवेदना भगवान को। डॉक्टर कलाम न केवल देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने भारत को वो ताकत प्रदान की जिसके लिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। उन्होंने हिंदुस्तान को दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों की जमात में लाकर खड़ा कर दिया। ताज न्यूज भी ऐसे महान और सच्चे देशभक्त को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मिसाइल मैन के नाम पर पूरे विश्व में पहचाने जाने वाले भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम का सोमवार को IIM शिलांग के छात्रों को संबोधित करते हुए दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया था, जिससे देश ही नहीं पूरे विश्व के लोगों को बेहद दुख व्याप्त है। मंगलवार को ABVP छात्र संगठन ने एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर कलाम को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए छात्रों ने उनकी मौत को देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति बताया। सोमवार का दिन भारत देश के हर नागरिक के लिए बेहद दुखदायी दिन रहा, क्योंकि देश ने एक ऐसे महान व्यक्तित्व वाले इंसान को खो दिया जो कि हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत था, जिनके जाने से देश के हर नागरिक में दुख व्याप्त है।
हम बात कर रहे हैं मिसाइल मैन के नाम से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की, जिन्होंने भारत का नाम विज्ञान क्षेत्र में सर्वोच्च किया। डॉक्टर कलाम छात्रों के बेहद करीबी माने जाते थे। सोमवार को IIM शिलांग में छात्रों को संबोधित करते समय डॉक्टर कलाम को दिल का दौरा पड़ गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर से पूरे देश में गम की बयार चल गई, जिसका देश के हर नागरिक ने अपनी अपनी तरह से दुख व्यक्त किया। इसी कड़ी में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी छात्रों ने डॉक्टर कलाम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। पूरे कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने डॉक्टर कलाम के जीवन काल पर चर्चा करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही। 15 अक्टूबर को जन्मे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का कल जो निधन हो गया, उसको लेकर के विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने आज शोक सभा रखकर डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि देने का कार्य किया है। डॉक्टर कलाम जो भारत के 10वें राष्ट्रपति थे और एक महान वैज्ञानिक थे। देश के महान राष्ट्रपति और एक महान वैज्ञानिक के रूप में प्रोफेसर कलाम साहब का जो निधन हुआ है, निश्चित रूप से उस देश की जनता को बड़ा दुख है। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक इस देश ने खोआ। ताजमहल की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है, जिसके चलते मंगलवार को भारत दौरे पर आए कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री करीम मसीमोव आगरा ताज दीदार के लिए आ पहुंचे, जहां ताज का दीदार कर कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री मंत्रमुग्ध हो गए। ताजमहल, जिसके दीदार के लिए हर दिन हजारों की तादाद में सैलानी ताज का दीदार करने आगरा आते हैं, तो वही ये लाजमी है कि ताज की खूबसूरती किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, जिसके चलते भारत दौरे पर बिखले कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री करीम आगरा पहुंचे, जहां करीम ने अपने पूरे काफिले के साथ ताज का दीदार किया। वहीं प्रधानमंत्री के ताज आगमन पर पूरे ताजगंज क्षेत्र में पुलिस का सख्त पहरा रहा। तो वहीं ASI अधीक्षक के आदेश अनुसार ताजमहल आम पर्यटकों के लिए सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक बंद रहा। साथ ही ताज दीदार के बाद कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ताज विजिटर बुक में भी अपना अनुभव शेयर करते हुए लिखा कि ताजमहल एक बेहद ही खूबसूरत और ऐतिहासिक स्मारक है, जिसे देख कोई भी मंत्रमुग्ध रह जाए। इसमें ताजमहल 8:20 से लेकर 10:45 तक बंद रहा था आदेशानुसार, लेकिन विजिट जब तक ओवर होती है तब तक स्मारक बंद रहता है, या पहले विजिट ओवर हो जाए या बाद में। विजिट के दौरान जो कजाकिस्तान से प्रधानमंत्री जाए थे, क्या कुछ ताजमहल को देख के क्या कुछ कहा उन्होंने, क्योंकि आप तो उनके से रूबरू हुए हैं? हाँ, उन्होंने हमारे विजिटर बुक में लिखा है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है और उन्होंने अपना सिग्नेचर किया। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ताज दौरे पर जहां सुरक्षा बेहद मुस्तैद दिखी, वहीं सुरक्षा ने ताजमहल की सुरक्षा के दावों पर सवाल भी खड़े कर दिए। जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ताजमहल से 500 मीटर की दूरी पर सभी गाड़ियों को रोक दिया जाता है, तो वहीं विशेष अतिथि के रूप में आ रहे कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ताजमहल के 100 मीटर प्रवेश द्वार तक उन्हें जाने की परमिशन दी गई। यहाँ सवाल ये उठता है कि नियम सबके लिए एक होने चाहिए। क्या उनको इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जांच द्वारा अंदर ले जाया गया? विश्व धरोहर ताजमहल पर एक नहीं बल्कि कई गाड़ियां जो उनके प्रोटोकॉल में थी, वो भी अंदर क्यों गई? अगर सुरक्षा उनकी थी तो प्रोटोकॉल की गाड़ियों को रोका जा सकता था, पर शान में आकर आन पर दाग लगा रहे हैं ये प्रोटोकॉल। वहीं मंगलवार को जहां कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री करीम मसीमोव के ताज दीदार के दौरान सुरक्षा कारणों के मद्देनजर ताजमहल आम सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया था, तो वहीं बहुत से ऐसे सैलानी भी थे जिनके पास समय की कमी थी और वो ताज का दीदार किए बिना ही अपने घर वापस लौट गए, जिसके बाद काफी सैलानी दुखी भी दिखाई दिए। मंगलवार को ताजमहल काफी घंटों तक आम सैलानियों के लिए बंद रहा। कारण था कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री करीम मसीमोव जो कि आगरा ताज दीदार के लिए आए थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री करीम की सुरक्षा के मद्देनजर ASI अधीक्षक ने ताजमहल को सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक बंद करने के आदेश पारित कर दिए, जिसके बाद कोई भी आम सैलानी ताज का दीदार नहीं कर सकता था, जिसके चलते करीब 12 बजे तक ताजमहल के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी प्रवेश द्वार पर सन्नाटा पसरा रहा। प्रधानमंत्री करीम मसीमोव के ताज दीदार के बाद जब ताजमहल एक बार फिर आम सैलानियों के लिए खुला, तो ताज दीदार की चाह रखने वाले सैलानियों के चेहरे खिल गए, जिसके बाद ताजमहल के तीनों प्रवेश द्वारों पर एक बार फिर सैलानियों का तांता लग गया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज।
मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन को आगरा में मिली असफलता के बाद अब NSUI पदाधिकारी दिल्ली के जंतर मंतर और केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के दिल्ली आवास पर धरना और घेराव करने की तैयारी में जुट गए हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आगरा से सैकड़ों की संख्या में उनके पदाधिकारी 3 अगस्त को दिल्ली पहुंच आंदोलन करेंगे। आगरा विश्वविद्यालय के एक शिक्षक को आम छात्र और नौजवान द्वारा चुन के संसद भेजा गया। हम छात्र और नौजवानों की मांग थी कि आगरा विश्वविद्यालय का सुधार होगा, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, बच्चों के लिए पढ़ने का अच्छा माहौल बनेगा। लेकिन इसके विपरीत जो डॉक्टर रामशंकर कठेरिया द्वारा विश्वविद्यालय में इसके विपरीत सभी काम किए गए। सांसद बनने के बाद विश्वविद्यालय परिसर में अवैध निर्माण किया गया, पार्क को घेरा गया। ये जिस तरीके से रामशंकर कठेरिया ने विश्वविद्यालय पर अवैध कब्जा कर रखा है, इसको लेकर हम 3 अगस्त को सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ बसों में दिल्ली जंतर मंतर से रामशंकर कठेरिया के आवास पर कूच करेंगे। हमारी तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, उनको बसें अलॉट कर दी गई हैं कि वह अपने तरफ से सभी छात्रों को एकत्रित कर बसों के साथ दिल्ली के लिए 3 अगस्त के लिए रवाना होंगे। मंगलवार को सर्किट हाउस में परिवहन राज्य मंत्री मानपाल सिंह ने परिवहन संबंधित सेवाओं पर विभागीय अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और विभागों में व्याप्त खामियों पर अधिकारियों से जवाब मांगे। साथ ही विभागीय राजस्व के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के आदेश दिए। वहीं परिवहन राज्य मंत्री ने राजस्व के साथ स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूली वाहनों की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने के विशेष आदेश जारी किए। परिवहन संबंधी समस्याओं की जानकारी और राजस्व लक्ष्य को जल्द पूरा करने के साथ स्कूली बच्चों के वाहनों पर विशेष अभियान चलाने के आदेश परिवहन राज्य मंत्री मानपाल सिंह ने RTO रोडवेज अधिकारियों को दिए हैं। मंगलवार को सर्किट हाउस में बुलाई गई बैठक में परिवहन राज्य मंत्री ने RTO और रोडवेज अधिकारियों की जमकर क्लास ली और दोनों विभागों में व्याप्त समस्याओं के कारणों पर जवाब मांगे, जिसमें परिवहन राज्य मंत्री ने रोडवेज को बसों की हालत सुधारने के और RTO अधिकारियों को स्कूली बच्चों को परिवहन विभाग के नियमानुसार चलने वाले वाहनों में आवागमन कराने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही दोनों विभागों को राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश भी दिए। स्टाम्प ड्यूटी में प्रस्तावित बढ़ोतरी से निराश लोगों ने तहसील सदर में कर दी तालाबंदी, जहां उन्होंने बैनामा या एग्रीमेंट नहीं होने दिए। प्रशासन के सर्कल बढ़ाने के फरमान से आहत होकर उन्होंने ये कदम उठाया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ADM फाइनेंस राजकुमार ने उनके साथ बैठक कर उनकी बात सुनी और समस्या के समाधान के लिए प्रयास करने का भरोसा दिया। तहसील बार एसोसिएशन ने मंगलवार के दिन निबंधन कार्यालय में तालाबंदी कर प्रशासन को बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया, जिससे प्रशासन की प्रस्तावित सर्किल रेट बढ़ाने की प्रक्रिया कतई मंजूर नहीं है। वकीलों की नाराजगी के बाद जिला प्रशासन के अफसरों ने तहसील पहुंचकर दस्तावेज लेखकों और वकीलों के साथ बैठना ही मुनासिब समझा। बार हॉल में हुई मीटिंग में जिन्होंने वकीलों की बात सुनी, अधिवक्ताओं का कहना है कि समय सीमा से पहले ही प्रशासन इस कार्रवाई को अमल में ला रहा है। ड्यूटी बढ़ाने के चक्कर में सर्किल रेट जो हर तीसरे दिन जो बढ़ा देते हैं, अभी 5 महीने हुए हैं सर्किल रेट को बढ़े हुए, और फिर दोबारा से सर्किल रेट बढ़ाने के लिए उन्होंने
प्रस्ताव रख दिया और जांच होने लगी, तो उसके लिए हमने आज धरना प्रदर्शन किया। यहाँ पर धरना प्रदर्शन हमारा चालू रहा। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एडीएम साहब आए, एडीएम वित्त, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया। हमारी मीटिंग हुई उनसे कि हाँ, हम आपकी सर्किट रेट नहीं बढ़ाएंगे और जो आपकी कमियां हैं यहाँ पर, ऑफिस में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कंप्यूटर की व्यवस्था ढंग से नहीं सुचारू रूप से हो रही है, इन सबको मैं सुचारू रूप से करवाऊँगा। और गरीबों जो नीचे रजिस्ट्रियाँ होती हैं विकलांग वगैरह की, वो भी नीचे व्यवस्था करवा दूँगा। जो मेरे स्तर से जितनी समस्याएँ पूरी हो सकती हैं वो सारी मैं पूरी करवाऊँगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रशासन द्वारा क्षेत्रों में सर्वे कराकर दरें बढ़ाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस विरोध ने उनके कदम रोक दिए हैं। उनके साथ बैठ करके वार्ता हुई और सेक्रेटरी की जो समितियाँ हैं उसके कार्यालय में जो सुविधाएँ हैं उसमें कहाँ दिक्कतें आ रही हैं उन्होंने अपनी बात रखी। उसके आधार पे मैं उनको आश्वस्त किया कि जो भी कार्रवाई होगी बिना चर्चा के नहीं होगी। समय के बाद अगर कुछ होगी तो आपत्ति आमंत्रित की जाएगी और उन्होंने जितने बिंदु उठाए उन सारे बिंदुओं पर एक एक करके कार्रवाई होगी। उनके सुनने के बाद उन्होंने अपना निर्णय सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। गौरतलब है कि अभी 4 महीने पहले ही सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय दरों को बढ़ाया था, जिसको नियमानुसार 2 साल ही बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही होने लगी तैयारियों ने वकीलों का पारा चढ़ा दिया, जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने खूब अपने गुस्से का इजहार भी किया। राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के लिए फिक्स वेट का प्रावधान कर दिए जाने से पेट्रोल पंप सुबह से दोपहर तक बंद रहे, जिसमें जनपद भर के फिलिंग स्टेशंस पर पेट्रोल नहीं भरा गया। वितरण संघ के पदाधिकारियों ने सरकार से वैट की दरों को फिक्स नहीं किए जाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा करने से इन पदार्थों के लिए ग्राहकों को ज्यादा कीमतें अदा करनी होंगी। आगरा के पेट्रोल व्यवसायियों ने मंगलवार को राज्य सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जिन्होंने सरकार को चेतावनी देने के लिए सांकेतिक हड़ताल की। जनपद भर के पेट्रोल पंप पर जिन्होंने पेट्रोल पदार्थों की बिक्री नहीं की, उनका कहना है कि सरकार ने जनहित को दरकिनार कर वैट फिक्स कर दिया है, जिसका पेट्रोल विक्रेता संघ विरोध करता है। ऐसा करने से जनता को महंगी दरों पर डीजल पेट्रोल खरीदने पड़ रहे हैं। कि स्टेट में वैट बढ़ जाने के कारण पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। अदर स्टेट में पेट्रोल और डीजल सस्ता है, तो इसलिए स्ट्राइक रखी गई है। कि अभी तो सिर्फ 2 घंटे की नहीं, सुबह 6 से और 12 बजे तक की स्ट्राइक है। उस दरमियान हमारी मांगे पूरी होती हैं, अदरवाइज मांगे पूरी नहीं हो सकती तो हो सकता है कि अनिश्चितकालीन होगा। गौरतलब है कि इस हड़ताल को लेकर इनकी एसोसिएशन ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी, जिसके चलते मंगलवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रहे। हालांकि इस दौरान जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिनके गाड़ी में ईंधन नहीं होने के चलते कई तरह के जरूरी काम खराब हो गए। नियम कायदों को बलाए ताक पर रखकर काम कर रही है टोरन पावर लिमिटेड कंपनी, जो शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग के नाम पर मनमानी पर उतारू है, जिसके द्वारा नगर निगम की एनओसी के बल पर शहर के विभिन्न इलाकों में खुदाई का काम चल रहा है। लेकिन कंपनी की ओर से उसमें दिए गए प्रावधानों को भी नजरअंदाज करने से बवाल की स्थिति पैदा हो रही है और विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। शहर की विद्युत सप्लाई संभाल रही टोरन पावर इन दिनों निरंकुश नजर आ रही है। यही कारण है कि वजीपुरा जैसे छोटे इलाके में महज 4 फुट की गली में भी मनमानी तरीके से खुदाई का काम किया जा रहा है, जहां वर्षों पुराने मकान हैं जो बारिश के कारण कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। क्षेत्रवासियों के विरोध के बाद भी टोरन काम में एहतियात नहीं बरत रही, जिसका खामियाजा कभी भी क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ सकता है। क्षेत्रवासियों का कहना था कि बारिश के मौसम में बिजली का करंट फैलने का खतरा बना रहता है, इसलिए नगर निगम भी बारिश के दिनों में टोरन को खुदाई की इजाजत नहीं देते। ऐसे में टोरन द्वारा की जा रही खुदाई पूरी तरह से गलत कही जा सकती है। से खुदाई हो रही थी, जब ये गली के ऊपर पहुंचे ना, तो मैंने इनसे कहा कि भाई इस गली को मैंने बड़ी मुश्किल से बनवाया जगन प्रसाद जी से कहकर, इसके अंदर कम से कम 12 फीट की चौड़ा मोटाई है। तो मैंने कहा इसको खुदाई करेगा तो एनओसी मेरे को दिखा दिए। तो इन्होंने मुझे एनओसी दे दी थी, जिसमें राठी साहब के जो चीफ इंजीनियर हैं नगर निगम के, उनके जरिए जारी हुई है। उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि 4 फुट से छोटी गली को आप रोड कटिंग नहीं करेंगे, वरना वो निरस्त मानी जाएगी। और उससे बड़ी बात जो सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट है इसका एनओसी का या इसका, कि वर्षा ऋतु काल में रोड कटिंग को भी नहीं मना करा इसके अंदर, कि वर्षा ऋतु में आप रोड कटिंग भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कहने का, मैं सोच के पढ़ के इसको हैरान हूँ कि इन्होंने वर्षा ऋतु काल के अंदर ही तो क्या नगर निगम और ये टोरंटो सब मिलकर काम कर रहे हैं।
कोई वर्षा ऋतु काल नहीं है, वो अब ये वर्षा ऋतु काल चल रहा है, इसके अंदर मैंने रोड कटिंग करते, ये तो सबसे मेन पॉइंट था कि इन्होंने वर्षा ऋतु काल में ही खुदाई शुरू कर दी थी। प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, कम से कम वो अपने जारी की हुई एनओसी पे तो कुछ कार्रवाई ध्यान दे कि हमने जो एनओसी जारी की है उसका टाइम पीरियड क्या है, उसको किस काल में के अंदर होना है, कब इसको रोड कटिंग करानी है, इसके ऊपर तो ध्यान है। इतना ही नहीं, बारिश के मौसम में जब जब जलभराव होगा तो कई लोग टोरंट द्वारा की जा रही खुदाई में गिरकर घायल भी हो सकते हैं, लेकिन इस ओर टोरंट का कोई ध्यान नहीं। ऐसे में अगर कभी कोई हादसा या जनहानि हुई तो जिम्मेदार कौन होगा, ये बताने वाला भी कोई नहीं। ऐसे में क्षेत्र में रहने वाले लोगों का डरना जायज है। कहने को टोरंट जल्द काम निपटाने और सड़क सही करने के लाख दावे करती हो, लेकिन शहर में की गई खुदाई के बाद कितनी जगह सड़क ठीक हुई है, ये बात शहरवासियों से छुपी नहीं है। ये बारिश के मौसम के अंदर, इसके अंदर ऑर्डर है, राठी साहब का ऑर्डर है कि बारिश के मौसम के अंदर कहीं पर भी कोई खुदाई नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट ये है, उसके अंदर साफ दिया हुआ है, आदेश है, ऐसे नहीं कोई जाली 420 का काम जो है। दूसरी बात ये है कि 4 फीट की जो जगह है, गलियां हैं, वहाँ पर कतई ही रोड कटिंग नहीं होगी। अगर रोड कटिंग नहीं हुई तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा कहना मतलब यह है कि शासन और नगर निगम जो पहले से ऑर्डर कर चुके हैं उसके ऊपर अमल करें, पब्लिक को परेशान नहीं करें। पब्लिक बेइंतहा परेशान है, आंसू निकलना बाकी रह गए। हम लोगों को निकलना और बाहर निकलना तमाम तंग आ चुके हैं हम कि जहाँ देखो खुदाई हो रही है, ये सोचना है कि हमने ऑर्डर क्या किए हैं और हम अमल क्या करा रहे हैं। क्यों पब्लिक को अननेसेसरी हरेस कर रहे हैं कि हम दबने के लिए, मरने के लिए रह गए। हम गरीब जो हैं, कब तक हम सहेंगे जुल्म और सितम। यहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं, औरतें वगैरह आ रही हैं। कल भी 2-3 जो है लेडीज गिरी हैं गाड़ी पर से, इसके लिए बहुत परेशानी हो रही है। रोड कटिंग मौसम की वजह से, अब बारिश होने वाली है, उसमें जो ज्यादा परेशानी हो जाएगी। गड्ढों में पानी भर जाएगा, करंट फैलने लगेगा, इसमें बहुत परेशानी आने वाली है। आपको बता दें कि टोरंट की कार्यप्रणाली से शहर के पार्षद भी नाखुश हैं, जो हर बार होने वाले सदन में टोरंट के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाकर टोरंट की कार्यप्रणाली से नाराज दिखाई देते हैं। ऐसे में फिर एक बार टोरंट ने वजीपुरा में खुदाई कर लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। बहरहाल अब भी अगर टोरंट ने अपनी मनमानी नहीं छोड़ी तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर टोरंट को जनता के गुस्से का सामना करने को मजबूर होना पड़ जाए। वजीपुरा में टोरंट पावर को जिस तरह जनता के विरोध का सामना करना पड़ा था, वही विरोध डीवीवीएनएल के अधिकारियों को भी झेलना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर मीटर लगाने के लिए चलाए गए अभियान में गुलेता गांव में डीवीवीएनएल अधिकारियों को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। हालांकि ये विरोध बड़ा रूप नहीं ले सका, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे विरोधों का सामना करने के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रशासनिक सहयोग की जरूरत महसूस हो रही है। डीवीवीएनएल अधिकारियों को घर घर मीटर लगाने के अपने अभियान में ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ रहा है। गांव गुनेटा में मीटर लगाने गए बिजली विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों ने मीटर लगाने से रोक दिया। साथ ही जबरन मीटर लगाने पर विभागीय अधिकारियों को देख लेने की धमकियां भी सुनने को मिली। हालांकि डीवीवीएनएल अधिकारियों पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। साथ ही विरोध कर रहे ग्रामीणों को भी विभागीय अधिकारियों ने अपनी समझदारी से समझाकर शांत किया और घर घर मीटर भी लगाने के अभियान को सफल बनाया। कोशिश पहले यही होती है कि पब्लिक को समझाया जाए कि आपको मीटर लगाने से या सही बिजली लेने से, सही तारों से बिजली लेने से क्या लाभ है। जब उनकी समझ में आ जाता है तो वो पूर्णतः सहयोग करते हैं। और उसमें कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो बिजली की चोरी करते हैं, वही ये कोशिश करते हैं कि इस तरह से अभियानों को विफल बनाया जाए। इसी तरह का एक वाक्य हमारे यहाँ बरौली एलिड में एक गुटला करके गांव है, वहाँ पर पब्लिक ने मीटर नहीं लगाने दिए थे। 2-3 दिन तक हम लोग उनको समझाते रहे थे, लेकिन जब वो नहीं माने तो हमने पुलिस और प्रशासन से सहयोग लिया और पुलिस की मदद से हम जब गांव में मीटर लगाना हम लोगों ने शुरू करा तो पब्लिक ने कोई विरोध नहीं करा। और जब उनको समझाया गया कि इससे आप ही लोगों का फायदा है तो पब्लिक उसके लिए मीटर लगाने के लिए तैयार हो। गुनेटा गांव में घर घर मीटर लगाने के अभियान पर ग्रामीणों के विरोध को बेशक विभागीय अधिकारियों ने शांत करा दिया हो, लेकिन विरोध की ये चिंगारी कहीं कोई बड़ी आग न बन जाए, ये चिंता बिजली अधिकारियों को सताने लगी है। अभी हाल ही में वजीपुरा में टोरंट पावर को ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ा था, जो दोनों पक्षों की गर्माहट के कारण बड़ा रूप ले गया था, जिसे उदाहरण मानते हुए बिजली विभाग के अधिकारी सूझबूझ के साथ अपने अभियान में प्रशासन का सहयोग साथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। धनौली क्षेत्र में फैली बदहाली को लेकर क्षेत्रीय महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, जिन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को नकारा बताते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से अपना दुखड़ा रोया। उन्होंने अपने ज्ञापन के जरिए क्षेत्र की तमाम समस्याओं का जिक्र किया और अधिकारियों से उनके समाधान के लिए गुहार लगाई।
सड़क पर जलभराव व गड्ढों से परेशान विकास नगर की महिलाओं ने प्रदर्शन का कलेक्ट्रेट पर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं के मुताबिक सड़क पर इतने गहरे गड्ढे हैं कि जाने अनजाने में परेशानी होती है। कई बार तो बच्चे गड्ढे में गिर गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें भी आईं। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आबादी अधिक होने के कारण सड़क पर जलभराव रहता है, जिससे क्षेत्रीय लोग गंदगी की समस्याओं से त्रस्त रहते हैं। समस्या लेकर ये आई हूँ कि रोड की समस्या है, इतने गड्ढे हो रहे हैं। हमारे पास आश्रम भी है, उस आश्रम में 30-40 बच्चे हैं, वो बीमार हो जाते हैं और पानी भरा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं होती। वहीं लोगों ने कई बार क्षेत्रीय नेताओं से गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि शासन प्रशासन भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, तो भला भोली भाली जनता का क्या होगा। उन्होंने जिला प्रशासन से क्षेत्र में काम करने की मांग उठाई है। फिलहाल ये वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। बिजली घर स्थित संत रविदास नगर से उजाड़े गए सैकड़ों लोग पिछले 2 दिन से शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि जब तक सरकार इनको रहने के लिए आशियाना नहीं देती, वह ऐसे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे। आमरण अनशन करने वालों में भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। उधर 2 दिन से प्रशासन ने इनकी कोई सुध नहीं ली। दरअसल 4 जुलाई को सेना ने बिजली घर चौराहे के पास स्थित अपनी जमीन को खाली कराने के लिए सैकड़ों गरीब लोगों के आशियाने उजाड़ दिए थे। उन्हीं के पुनर्वास के लिए संत रविदास नगर के लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनके अनुसार विगत 4 जुलाई से सैकड़ों की संख्या में मौजूद गरीब लोग खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस दौरान उनके कुछ लोग गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले, लेकिन जब कोई नतीजा उनसे नहीं निकला तो उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया और शनिवार को वो सैकड़ों की संख्या में जाकर शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल पर बैठ गए और लगभग 250 महिलाएं, पुरुष व बच्चे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अपने आशियाने को पाने के लिए बैठे हैं और वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनको सर छिपाने की जगह नहीं मिलती। अनशन पर बैठे करीब 13 लोगों की हालत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनको आशियाना नहीं मिल जाता। हमारी जी है रविदास नगर में हमारे घर थे 50 साल पुराने, कम से कम 12 साल से जी लोग हर बार उन्हें तोड़ते हुए आए। हर बार हमें सड़क पर फुटपाथ पे बैठा देते हैं लाके, हर बार
तो हमने इससे अच्छा ये समझा कि हम यहीं पे आ जाए, यहीं पे मर जाए। क्या नरेंद्र मोदी जी, हम आपकी बेटियां नहीं हैं? आप तो ये कहते हो बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें बचाओ, उनकी हत्या मती ना करो। तो क्या हम 20 साल की बेटियां आपकी बेटियां नहीं हैं? वो पैसे वाले घर की वो आपकी बेटियां हैं, हम गरीब बेटियां आपकी बेटियां नहीं हैं? आप तो ये कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हमें तो पता नहीं था कि हमारे इतने अच्छे दिन आएंगे कि हमारे घर से हमें लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। ताजनगरी में डाक विभाग ने अपना पहला एटीएम लगाया था, जो फिलहाल सफेद हाथी साबित हो रहा है। डाकघरों में डाक एटीएम कार्ड की व्यवस्था लचर होने से डाक उपभोक्ताओं में डाक विभाग की बैंकिंग सेवा के प्रति मायूसी छा रही है। वहीं बिना एटीएम कार्ड के डाक उपभोक्ता इस सेवा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो बैंकिंग सेवा की धीमी गति के लिए डीपीएस के ट्रांसफर को भी वजह माना जा रहा है। डाक विभाग का आगरा में लगा एकमात्र एटीएम प्रतापपुरा डाकघर पर डाक उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहा है, जिसका कारण विभागीय लचर व्यवस्था मानी जा रही है। डाकघरों में खाता खुलवाने वाले उपभोक्ताओं को एटीएम कार्ड नहीं मिल पा रहे, जिससे वो एटीएम मशीन का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रयोग न होने के चलते प्रतापपुरा डाकघर पर लगाया एटीएम मशीन सफेद हाथी साबित हो रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो एटीएम मशीन और एटीएम कार्ड सेवा में लचर व्यवस्था के लिए डायरेक्टर विनोद कुमार का ट्रांसफर माना जा रहा है। फिलहाल डीपीएस डाक सेवा का पद खाली है, जिससे विभागीय लोगों से जवाब तलब करने वाला कोई मौजूद नहीं है, जिसके चलते डाकघरों से बैंकिंग सेवा प्राप्त करने की सोच रखने वाले लोगों को खासी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में शहर में जगह जगह हेपेटाइटिस बीमारी की जांच के लिए शिविर लगाए गए। शिविर में सैकड़ों लोगों ने पहुंच अपनी व अपने परिवार की जांच कराई। हेपेटाइटिस डे के मौके पर शहर के डॉक्टर्स में भी काफी उत्साह देखा गया, जिन्होंने अपने अस्पतालों में इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निःशुल्क कैंप लगाए। हेपेटाइटिस डे के मौके पर शहरवासियों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए शहर में जगह जगह कैंप लगाए गए। कैंप में शहर के सैकड़ों लोगों ने पहुंच अपने व अपने परिवार की जांच कराई। हेपेटाइटिस डे के मौके पर डॉक्टर्स में भी लोगों को जागरूक करने का उत्साह देखा गया, जहां उन्होंने अपने निजी अस्पतालों में लोगों की निःशुल्क जांच की। इस मौके पर डॉक्टर्स का कहना था कि हेपेटाइटिस बीमारी बच्चों से लेकर बड़ों को भी हो सकती है और ये बीमारी किसी की उम्र नहीं देखती। इस बीमारी का इलाज अगर समय से ना हो तो इससे मरीज की मौत भी हो सकती है। कैंप के माध्यम से डॉक्टर्स ने इस बीमारी के लक्षण बताते हुए सही समय पर जांच के बाद उपचार बताया। इस दिवस पर फ्री हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का जांच शिविर लगा रहे हैं। इसमें हमने अभी तक 100 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर लिया है और ये कैंप सुबह अभी 11 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगा। इसमें करीब हम लोग आज 300 पेशेंट के करने का एजेंडा लेके चल रहे हैं। जो पेशेंट इसमें पॉजिटिव आएंगे हेपेटाइटिस बी और सी में, उनको हम लोग रियायती दरों पे अपने डॉक्टरों के माध्यम से उनको इलाज कराएंगे। जो पेशेंट इसमें नेगेटिव आएंगे, जिनको बीमारी नहीं निकलेगी, उनको हम लोग टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। मेरा मानना है कि इस तरह के आयोजन समय समय पर होने चाहिए। हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ही गंभीर बीमारी बनी हुई है, जिसकी वजह से तमाम मृत्यु भी होती हैं। सही समय पे इलाज और सही टीकाकरण ही इसका बचाव का एकमात्र उपाय है। बड़े लोग प्रभावित होते हैं, सिर्फ बच्चे ही से प्रभावित होते हैं? इसमें सभी लोग प्रभावित होते हैं। इसमें ये बीमारी उम्र देख के नहीं होती। वहीं डॉक्टर्स ने बताया कि हेपेटाइटिस बी व सी 2 प्रकार की बीमारियां हैं, जिसकी वे जांच कर जांच में पॉजिटिव आने वाले मरीजों को अच्छे और बेहतर इलाज की सलाह देंगे। सेक्टर 8 में इन दिनों साकार विश्व हरि भोले बाबा श्री की संगत चल रही है, जहां बाबा श्री अपने अनुयायियों को आपस में प्रेम और सद्भाव से रहने का ज्ञान बांट रहे हैं। वहीं बाबा श्री के इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूर दराज से भी लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। बाबा श्री के अनुयायियों का कहना है कि बाबा श्री के ज्ञान की ये वर्षा 21 से 31 जुलाई तक होगी, जहां बाबा के हजारों अनुयायी ज्ञान प्राप्त करेंगे। आवास विकास सेक्टर 8 में भोले बाबा श्री की विशाल संगत चल रही है। 21 जुलाई से चलने वाली ये संगत 31 जुलाई तक चलेगी, जहां साकार विश्व हरि के नाम से जाने जाने वाले भोले बाबा श्री अपने अनुयायियों को ज्ञान का आशीर्वाद बांटेंगे। वहीं इस आशीष को लेने के लिए हर रोज आगरा के साथ साथ दूर दराज के लोग भी हजारों की संख्या में एकत्रित हो रहे हैं, जिनका कहना है कि बाबा श्री की संगत में जाने से उनके सभी दुख दर्द दूर हो रहे हैं। हमारा जो है 21 तारीख से लेके 31 तारीख जिसे जो है परम गुरु महोत्सव कार्यक्रम के द्वारा ये संपन्न होगा हमारा, और ये हमारा 21 तारीख से लगातार चल रहा है ये कार्यक्रम, और यहाँ पे लाखों लाखों की संगत आ रही है। यहाँ पर हमारे कष्टों का निवारण होता है और हमको बहुत कुछ मिलता है। हम बहुत परेशान थे, आज हमारी हरी बीमारियाँ भी सब दूर हैं और हमको सब कुछ प्रभु साकार ईश्वरी देते हैं जो हमारे जीवन में चाहता है। आज हमको सब कुछ मिला है। एक दिन बोधा आ गया, हम एक से मोहताज थे,
आज रोजगार उनको सब कुछ प्रभु की कृपा से मिल रहा है। धार्मिक ज्ञान को पाने के लिए आज भी हजारों की संख्या में लोग एक स्थान पर इकट्ठे हो रहे हैं, जो किसी राजनीतिक नेता की रैली की भीड़ को फीकी करने के लिए काफी है, जो प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और जिसे बढ़ावा देने के लिए लोगों का हुजूम एक स्थान एक साथ इकट्ठा हो सकता है। वहीं कुछ लोगों के अनुसार ये अंधविश्वास है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भगवान के स्थान पर बैठाकर भेड़ चाल चली जा रही है। हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन आज हजारों लोग भोले बाबा श्री की संगत में जाकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और अपने दुखों को दूर करने का आशीर्वाद रूपी दवाई ले रहे हैं। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।